तो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि जो हीमोडायलिसिस पेशेंट्स होते हैं उनमें जो वायरल इन्फेक्शंस होते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जो डायलिसिस का पेशेंट होगा वो प्रोन टू इन्फेक्शन होता है, तो उनमें कौन कौन से वायरल इन्फेक्शंस होते हैं उनको हम मेनली डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास आता है हेपेटाइटिस ए एंड ई। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि जो हेपेटाइटिस ए और ई है इसका जो प्रेवलेंस है वो किडनी के पेशेंट में सेम होता है एज़ कम्पेयर टू जनरल पॉपुलेशन। मीन के जो आम लोगों को जितना रिस्क होगा उतना ही डायलिसिस के मरीज़ को होगा, उनको ज़्यादा नहीं होता। ठीक है, अब जो आपके पास हेपेटाइटिस ए या ई जो होता है ना, ये कोई इतना सीवियर नहीं होता। ठीक है, इसमें और इसका ये स्प्रेड कैसे होता है, इसका फीकल ओरल रूट होता है इसका स्प्रेड होने का। ठीक है, फीकल ओरल रूट का क्या मतलब होता है कि फीसिस से आपके ओरल तक इसका आएगा, फिर ये स्प्रेड होगा। मीन के जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसके फीसिस से ओरल रूट इसका होता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि ये एक्यूट होता है। ठीक है, जिसको जॉन्डिस भी आप लोग बोलते हैं, वो बेसिकली हेपेटाइटिस ए या ई ही होता है। ठीक है, इसमें आपके जो ALT एलानिन ट्रांसअमाइनेज, AST एस्पार्टेट ट्रांसअमाइनेज जो कि लिवर के एंजाइम्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा रेज्ड होते हैं, मोस्टली ये थाउजेंड्स में भी चले जाते हैं समटाइम। ठीक है, और बिलोरुबिन भी बड़ा होता है, और पेशेंट जो है ना वो सिम्टोमेटिक इस तरह से होता है कि उसकी जो स्किन है वो येलो कलर की हो जाती है, उसकी आइज़ येलो हो जाएंगी, पूरी स्किन येलो हो जाएगी। वो बेसिकली एक्यूट हेपेटाइटिस होता है। वो कौन सा होता है, हेपेटाइटिस ए एंड ई। ठीक है, तो इसका जो हमने रूट पढ़ा है वो क्या होता है, फीकल ओरल रूट। इस वजह से मोस्टली ये कहाँ से होता है, जंक फूड खाने की वजह से। ठीक है, बाहर से कोई अनकुक्ड फूड खाई है, जंक फूड खाई है, उससे हो जाता है। तो उसका ट्रीटमेंट बेसिकली क्या होता है कि पेशेंट को कहा जाता है कि आपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड इनटेक करना है, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है, फ्लूइड ज़्यादा लेने हैं, अपनी जो डाइट है वो हेल्दी रखनी है। ठीक है, आपने जो जंक फूड है वो अवॉइड करनी है, तो उससे ठीक हो जाता है। या समटाइम जो है ना साथ में जो सिरप होता है हेपामर्स के नाम से आता है वो ऐड कर देते हैं। क्लियर है, तो ये क्यूट होता है, ये जल्दी ठीक हो जाता है, इतना ज़्यादा कोई क्रॉनिक स्टेट में ये कन्वर्ट नहीं होता, कम होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है हेपेटाइटिस बी। ठीक है, ये किस वजह से होता है, ये HBV हेपेटाइटिस बी वायरस की वजह से होता है, ये भी वायरल है। ठीक है, तो नेक्स्ट ये होता है कि ये 50% केसेस में ये क्रोनिक स्टेज में कन्वर्ट हो जाता है। मीन कि अगर किसी को हेपेटाइटिस बी वायरस से वो इन्फेक्ट हुआ है तो 50% चांस होंगे कि ये क्रोनिक स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, एक एक्यूट होती है फिर क्रोनिक होती है, 50% केसेस में ये क्रोनिक स्टेज में कन्वर्ट हो जाता है। तो क्रोनिक स्टेज में जब कन्वर्ट होगा तो आपके पास हेपेटाइटिस बी सरफेस जो एंटीजन होगी ना वो पॉजिटिव आएगी। ठीक है, टेस्ट होता है HBsAg, इसका पूरा नाम क्या है, हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन, HBsAg पॉजिटिव आएगा। ठीक है, अगर HBsAg पॉजिटिव आ रहा है देन फर्दर क्या कराते हैं, देन PCR कराते हैं हेपेटाइटिस बी का, हेपेटाइटिस बी वायरस DNA, क्योंकि ये DNA वायरस होता है। जो हेपेटाइटिस C होता है वो RNA वायरस होता है। ठीक है, ये DNA वायरस है, तो इसलिए कौन सा टेस्ट कराते हैं, हेपेटाइटिस बी वायरल DNA कराते हैं। ठीक है, और उसकी अगर लेवल्स आपके पास आए हैं 4 to 5 log 10 अगर लेवल आ गए हैं PCR के ऊपर, फिर आपने इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देना होता है। ठीक है, ये ट्रीटेबल है, ट्रीटमेंट इसका होता है। ठीक है, ये बात क्लियर होगी। ट्रीटमेंट कौन सा करते हैं, वो डिफरेंट ट्रीटमेंट होते हैं अवेलेबल, जो कि आपको लिवर क्लिनिक वाले ही सजेस्ट करते हैं। ठीक है, उसमें इंटेकावर समटाइम देते हैं, डेक्लाटेस्विर होता है, ये ओरल देते हैं, इसकी डोज सेट की जाती है। क्लियर है, देन ये होता है कि ये स्प्रेड कैसे होता है, ये मोस्टली जो आपके बॉडी फ्लूइड्स होते हैं ना उनसे स्प्रेड होता है, उसका स्प्रेड रेट थोड़ा ज़्यादा है। ठीक है, बॉडी फ्लूइड में आपके ये ब्लड से भी हो जाता है, सलाइवा से भी होता है। ठीक है, तो इन्फेक्टेड पर्सन का ब्लड या सलाइवा के साथ अगर कॉन्टैक्ट में आए हो तो उससे क्या हो सकता है, स्प्रेड हो सकता है हेपेटाइटिस बी वायरस। नेक्स्ट हमारे पास है कि इसको प्रिवेंट कैसे करना है हेपेटाइटिस बी को। ठीक है, हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, कैसे कि ये इन्फेक्शन ना हो। ठीक है, जो पूरे एक कुछ गाइडलाइंस हैं जो हीमोडायलिसिस यूनिट में फॉलो की जाती हैं, उनको एक सेपरेट सेशन में डिस्कस करेंगे। लेकिन जो यूजुअल चीज़ें जो आपने करनी है तो ये होती है कि अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है या इन्फेक्टेड पेशेंट है तो उसके बॉडी फ्लूइड के साथ कांटेक्ट अवॉइड करना है, एक बात। दूसरा ये कि हेपेटाइटिस बी की वैक्सीनेशन होती है प्रिवेंशन के लिए। ठीक है, मीन कि अगर किसी को हेपेटाइटिस बी नहीं भी है ना तो उसकी वैक्सीनेशन कराई जाती है। यूजुअली एट द टाइम ऑफ बर्थ कुछ बच्चों की वैक्सीनेशन कर देते हैं, कुछ कंट्रीज़ में करनी चाहिए हेपेटाइटिस बी की। ठीक है, जो स्टाफ होता है उसकी भी वैक्सीनेशन होती है हेपेटाइटिस बी के लिए। तो वैक्सीनेशन का क्या स्टेटस है, कैसे वैक्सीनेशन करते हैं, हेपेटाइटिस बी की वैक्सीनेशन है ना, ये ब्रांड नेम इंजेक्शन होता है एंजेरिक्स के नाम से, और भी डिफरेंट नेम के होते हैं। ठीक है, ये बेसिकली वैक्सीन होती है। इसमें क्या होता है कि जो डायलिसिस के पेशेंट होते हैं उनमें जो डोज होती है नॉर्मल लोगों से डबल होती है। ठीक है, नॉर्मल लोगों में एक इंजेक्शन लगता है, इनमें 2 लगते हैं इकट्ठे। और देने का क्या तरीकाकार होता है,
डायलिसिस के पेशेंट में होता है 0, 1, 2, 3 या 0, 1, 2, 6 और नॉर्मल लोगों में होता है 0, 1, 3 और 0, 1, 6। अब इस बात का क्या मतलब है? तो ये मतलब है कि कोई इंजेक्शन अगर आपको आज लगाए ना तो जो नेक्स्ट डोज होगी, लेट्स सपोज जो जिस डेट को लगेगा वो आप डेट लिख लोगे, ठीक है, 4, 10, 2022 को लगा, आपने डेट लिख ली, क्लियर। तो नेक्स्ट इंजेक्शन लगेगा वो इससे 1 मंथ के बाद, 1 का मतलब है कि 0 से 1 मंथ के बाद, वो क्या हो जाएगा 4, 11, 22, क्लियर। अब 0, 1, 2 का क्या, 2 का मतलब है कि 0 से 2 मंथ्स के बाद, बात क्लियर हुई, 0 से 2 मंथ के बाद। तो 0 से 2 मंथ के बाद क्या बनता है आपके पास 4, 12, 2022, क्लियर है। 0, 1, 2 हो गया। 3 का मतलब क्या होता है 0 से 3 मंथ्स के बाद, तो वो हो जाएगा 4, आपके पास आ जाएगा 1, 23, क्लियर है। तो ये इस तरह से होता है। अब 0, 1, 2, 6 का क्या मतलब है कि 0 वाली इस डेट को लग जाएगी, 1 वाली 0 से 1 महीने बाद, 2 वाली 0 से 2 महीने बाद, और जो 6 वाली होगी वो 0 से 6 मंथ्स बाद होगी। बात क्लियर हुई, ठीक है। अब उसको काउंट करके देखते हैं। 0, 1 वाली, ये 0 वाली, ये 1 वाली, ये 2 वाली, अब 6 वाली जो है वो क्या होगी, क्या, तो वो बनेगी 4, 4, 2023, क्लियर है। तो इस तरह से आपने कैलकुलेट, नॉर्मल लोगों में लगती है 0, 1, 3 बस, क्लियर है, 0, 1, 3 या 0, 1, 6, और सिंगल डोज लगेगी, एक इंजेक्शन लगेगा। जबकि डायलिसिस के पेशेंट में क्या होता है 0, 1, 2, 3 और 0, 1, 2, 6 और डोज भी डबल लगेगी, ठीक है। ये आपके पास प्री फिल्ड इंजेक्शन आता है इंजेक्स के नाम से, ठीक है, उसको आपने डेल्टॉइड मसल में लगाना होता है, और जो डबल डोज लगा रहे हो ना उसको एक डेल्टॉइड में दोनों नहीं लगा देने होते, एक इस डायलिसिस के पेशेंट में, ठीक है। अगर नॉर्मल लोग हैं तो उनको एक ही डेल्टॉइड मसल में वो पूरा प्री फिल्ड होता है, अपने पास लगा देना होता है मसल डेल्टॉइड के अंदर, ठीक है। तो लेकिन जो डायलिसिस के पेशेंट होते हैं उसमें दोनों इंजेक्शन एक ही मसल के ऊपर नहीं लगाने बल्कि सेपरेट सेपरेट लगाओगे, एक इस डेल्टॉइड मसल पे, एक इस डेल्टॉइड पे, क्लियर हो गया। देन ये होता है कि अगर कोई पेशेंट का आपको पता है कि उसका वायरल स्टेटस हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव है, ठीक है, उसके साथ आप इन्फेक्टेड हो गए हो उसके ब्लड के साथ, फिर आपने क्या करना है, फ़ौरन जो है ना हेपेटाइटिस बी इम्यून ग्लोबुलिन लगवाना पड़ता है, ठीक है। ये भी एक इम्यून ग्लोबुलिन जो है ना का इंजेक्शन होता है, समझ लो, ठीक है। अगर आप कॉन्टैक्ट में आ गए हो किसी हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव पेशेंट के साथ, ठीक है, तो फिर आपने क्या करवाना होता है, हेपेटाइटिस बी इम्यून ग्लोबुलिन लगवाना होता है, क्लियर है। तो जो वैक्सीनेशन होती है ये पेशेंट्स की भी होनी चाहिए और स्टाफ की भी मस्ट है, लाजमी होनी चाहिए, ठीक है। देन आपके पास होता है कि अगर कोई पेशेंट आपके पास यूनिट में फर्स्ट टाइम आ रहा है, उसका आपको वायरल स्टेटस नहीं पता, तो उसके कौन से टेस्ट कराने पड़ते हैं। एक तो होता है हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन करानी होती है, क्लियर है। दूसरा होता है एंटी हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीबॉडीज़ करानी पड़ती हैं। देन होता है हेपेटाइटिस बी कोर एंटीबॉडीज़, ये मोस्टली ये 3 कराए जाते हैं, नहीं तो ये तो लाजमी है ना हेपेटाइटिस बी सरफेस एंट, क्योंकि अगर सरफेस एंटीजन पॉजिटिव है इसका मतलब है कि वो डिजीज़ है, ठीक है। समटाइम सरफेस एंटीजन नेगेटिव होती है, लेकिन जो आपके पास होती है सरफेस एंटीबॉडीज़ पॉजिटिव होती हैं, या समटाइम कोर एंटीबॉडीज़ पॉजिटिव होती हैं, क्लियर है। तो उसके बाद ये होता है कि अगर आपके पास कोई पेशेंट है जो ससेप्टिबल है टू हेपेटाइटिस बी, मीन कि उसमें आपको रिस्क है कि हेपेटाइटिस बी हो सकता है, तो उसका आपने हर मंथ जो है ना हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन करानी होती हैं। अगर ससेप्टिबल नहीं है तो फिर आप सेमी एनुअली करा लो, 6 मंथ्स के बाद करा लो, नहीं तो आपने हर महीने कराना होता है अगर कोई ससेप्टिबल पेशेंट है। तो ये हमने डिस्कस किया सारा हेपेटाइटिस बी के बारे में कि वो स्प्रेड कैसे होता है, उसको प्रिवेंट कैसे करना है, हेपेटाइटिस बी क्या होता है और उसकी क्या कौन सी वैक्सीनेशन करानी पड़ती है। नेक्स्ट हमारे पास जो वायरल इन्फेक्शन है वो हेपेटाइटिस सी। ये किस वजह से होता है, हेपेटाइटिस सी वायरस की वजह से होता है, क्लियर है। नॉर्मल लोगों की निस्बत जो डायलिसिस के पेशेंट होते हैं, जो किडनी के पेशेंट होते हैं, उसमें हेपेटाइटिस सी वायरस होने का जो प्रेवलेंस है वो ज़्यादा होता है, मीन के जो रिस्क होता है वो ज़्यादा होता है। देन ये होता है कि ये रिस्क क्यों ज़्यादा होता है, क्योंकि आपको पता है कि डायलिसिस का पेशेंट अगर वो हीमोडायलिसिस के ऊपर है तो उसमें ज़्यादा होगा, पेरिटोनियल डायलिसिस वाले में हीमोडायलिसिस के कंपैरिजन में कम होता है। क्यों? क्योंकि पेरिटोनियल डायलिसिस में पेशेंट का कोई ब्लड एक्सपोज नहीं हो रहा किसी सर्किट के साथ, ठीक है, और पेरिटोनियल डायलिसिस वाले पेशेंट्स में आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन की भी कम नीड पड़ती है क्योंकि ब्लड लॉस कम होता है। तो हीमोडायलिसिस वाले पेशेंट में अगर समटाइम ब्लड ट्रांसफ्यूज कर रहे हैं उससे भी रिस्क होता है, या जो ब्लड है वो एक सर्किट के साथ एक्सपोज कर रहा है। दूसरा ये डिपेंड करता है ड्यूरेशन ऑफ डायलिसिस के ऊपर कि पेशेंट कितनी देर से डायलिसिस के ऊपर है, ज़्यादा जितना ड्यूरेशन ज़्यादा होगा उतना रिस्क भी ज़्यादा होगा। तो सबसे उसके बाद होता है अगर पेशेंट आपके पास हीमोडायलिसिस यूनिट में फर्स्ट टाइम प्रेजेंट कर रहा है तो आपको कौन सा टेस्ट कराना होता है। तो जो बेसिक होता है वो एंटी HCV लाजमी कराना होता है,
ठीक है। हेपेटाइटिस सी वायरस का एंटीजन होता है, एंटी HCV कराना पड़ता है। तो अगर ये पॉजिटिव आया है उसके बाद हम PCR कराते हैं, हेपेटाइटिस सी का PCR कराते हैं। PCR के ऊपर वायरल लोड को देख के फिर ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जाता है, ठीक है। इसका ट्रीटमेंट जो है ना ओरल टैबलेट्स होती हैं, ट्रीटमेंट होता है प्रॉपर 3 मंथ्स का कंटिन्यूस ट्रीटमेंट होता है। यूजुअली जो है ना वो अल्फा इंटरफेरॉन दे रहे होते हैं, ठीक है। ये ट्रीटमेंट भी लीवर क्लिनिक से ही सजेस्ट कराना होता है। देन आपके पास होता है कि आपके पास डायलिसिस वाला पेशेंट है, उसको हेपेटाइटिस सी वायरस नहीं है, तो उसका ये वाला टेस्ट कब कराना चाहिए? अगर नहीं है ना तो फिर हर 6 मंथ बाद आप कराओगे, सेमी एनुअली होता है। लेकिन अगर कोई ससेप्टिबल पेशेंट है, रिस्क पे है, यानी आपको लगता है कि इसको हो सकता है, फिर आप उसका मंथली भी करा सकते हो हेपेटाइटिस सी वायरस, ठीक है। क्लियर है? तो ये हमने सिंपल डिस्कस किया हेपेटाइटिस सी वायरस के बारे में। तो मेन हमने बात की थी कि जो हीमोडायलिसिस के पेशेंट होते हैं उनमें जो वायरल इन्फेक्शन होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, कितना रिस्क होता है, किस वजह से होते हैं, उनको प्रिवेंट कैसे कर सकते हो, वो किस वजह से स्प्रेड होते हैं, उनका क्या ट्रीटमेंट होता है। क्लियर?